दोस्तों आज क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में और पूरी जानकारी देंगे आपको पूरे चैप्टर के बारे में डबल एंट्री सिस्टम के। अगर चैनल पे नया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्लास में आज देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। आज हम पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। मीनिंग मतलब अर्थ, डिफिनेशन मतलब परिभाषा है किसकी, डबल एंट्री सिस्टम की, दोहरा लेखा प्रणाली की। दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषाएं और अर्थ के बारे में जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम अर्थ के बारे में। मीनिंग, प्रत्येक व्यापारिक लेन देन, सभी व्यापारिक ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक क्या होता है? डेबिट, और एक होता है क्रेडिट। चलिए, और प्रत्येक लेन देन का दो पक्षों में अलग अलग लेखा किया जाता है। प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक लेन देनों का दो पक्षों में अलग अलग लेखा किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए राम ने 5,000 का माल खरीदा, तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि ये उसने उधार खरीदा है। तो एक पक्ष परचेज हो जाता है और दूसरा पक्ष राम हो जाते हैं। तो कहता है दो पक्षों में अलग अलग लेखा किया जाता है। और जब हम लोग उसका लेजर बनाते हैं तो राम में परचेज लिखते हैं और परचेज में राम लिखते हैं। तो ये है इसकी मीनिंग, शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। अब बताएंगे डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन का मतलब होता है हिंदी में परिभाषा। ये परिभाषा कहता है किसकी? डबल एंट्री सिस्टम की, दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा पद्धति की जो परिभाषा है वो कहता है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम व्यापारिक व्यवहारों का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का को लिखने की वह वैज्ञानिक पद्धति है, वह साइंटिफिक मेथड है जिसके अंतर्गत निश्चित सिद्धांतों, किसके? निश्चित सिद्धांतों का, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कंजम्पशन, एजम्पशन, जो भी बताए थे आपको कन्वेंशंस के बारे में। तो वही सिद्धांत, वही प्रिंसिपल्स जिसमें उनका प्रयोग करना है वही किया जाता है, जिसके अंतर्गत निश्चित सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक व्यवहारों का, एवरी ट्रांजेक्शन, प्रत्येक व्यवहारों का लेखा, अकाउंटिंग, दो खातों, किसका? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो एक खाता परचेज, एक खाता राम, दो खातों में विपरीत पक्षों में। अब राम के बारे में लिखेंगे तो उसमें परचेज विपरीत हो जाएगा, परचेज भी लिखेंगे तो राम विपरीत होगा। पक्षों में विपरीत किया जाता है। एक उस खाते में जो धन, वस्तु या सेवाएं प्राप्त करता है। जैसे परचेज ने प्राप्त किया, राम ने क्या किया? गुड्स प्राप्त किया। एक वह जो प्राप्त करता है और दूसरा वह जो सेवाएं प्रदान करता है। तो एक सेवा प्रदान करने वाला परचेज और एक प्राप्त करने वाला राम, ठीक है। तो ये डिफिनेशन थी क्या? दोहरा लेखा प्रणाली व्यापारिक व्यवहारों को लिखने की वह वैज्ञानिक पद्धति है या वह वैज्ञानिक प्रणाली है जिसमें निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लेखा किया जाता है। लेखा दो विपरीत पक्षों में किया जाता है। एक उस खाते में जो धन, वस्तु या सेवाएं प्राप्त करता है और दूसरा जो धन, वस्तु या सेवाएं प्रदान करता है। तो ये हमारा था मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इस क्लास में आपको पूरी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
ठीक है। पहली बात, यह निश्चित नियमों पर आधारित है। किस पे बेस है? निश्चित नियमों पे। डबल एंट्री सिस्टम निश्चित नियमों पर आधारित है, यानी बेस्ड ऑन सर्टिफिक या निश्चित रूल। तो निश्चित रूल का मतलब ये हो गया कि अगर पर्सनल अकाउंट के इंतजार है तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर पे ही आधारित होंगे। तो यही है निश्चित नियम कि अगर एसेट यानी रियल अकाउंट का है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। निश्चित नियम पर आधारित है। दूसरी बात है वैज्ञानिक व्यवहारों का लेखा। इसमें वैज्ञानिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का लेखा किया जाता है। तीसरी बात है गणितीय शुद्धता का ज्ञान। गणितीय शुद्धता का ज्ञान। पहली बात यह निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा, वैज्ञानिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तीसरी बात, यह गणितीय शुद्धता का ज्ञान इससे जाता है क्योंकि जब आप डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं तो दोनों पक्षों में उतनी ही धनराशि से यानी उतने ही अमाउंट से एंट्री की जाती है। अगर उतनी अमाउंट नहीं आता है तो समझिए आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ है। आप ट्रायल बैलेंस चेक करके ये जान सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कहाँ गड़बड़ी है। तो गणितीय शुद्धता का पूरा ज्ञान आपको मिल जाता है। चौथी बात, व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के व्यवहारों का लिखा गया था। ऐसा नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम में आपने पर्सनल अकाउंट यानी पर्सनल के ही लेखे देखे हो, यानी व्यक्तिगत संबंधित ही लेखे देखे हो। आपने रियल और नॉमिनल अकाउंट के भी लेखे देखे होंगे, यानी व्यक्तिगत खातों के भी लेखे देखे होंगे। जैसे आपने एक रूल तो पढ़ा नहीं होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लॉसेज एंड एक्सपेंसेज आर डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड गेन आर क्रेडिटेड भी पढ़ा है। तो आपने समझ सकते हैं कि वह व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों प्रकार का लेखा करता है। व्यापार के आर्थिक व्यापार के आर्थिक स्थिति का ज्ञान। जरूर आपने देखा होगा कि डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान पता चले हमें। कैसे क्या पता चलता है? जब हम फाइनल अकाउंट देखते हैं, फाइनल अकाउंट किस पे बेस है? डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। डबल एंट्री सिस्टम के रूल के बेस पे स्थित है, क्योंकि अगर उस रूल का प्रयोग ना किया जाए तो अकाउंट सही नहीं होगा, और अकाउंट सही नहीं होगा तो आपका जो बैलेंस शीट है सही नहीं आएगा, और व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही पता नहीं चल पाएगा। निश्चित उद्देश्य का होना।
आपको इतना तो पता होगा कि निश्चित उद्देश्य होता है। क्या निश्चित उद्देश्य होता है? कि आप कभी अकाउंटिंग जो करते हैं स्टॉक के लिए कर सकते हैं, कोई करता है प्रॉफिट लॉस देखने के लिए करता है, कोई अपनी व्यापार की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी लेने के लिए करता है। सबका अलग अलग उद्देश्य होता है, लेकिन सब पे ये रूल प्रभावी होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो इसका अर्थ क्या होता है पहले ये जाने। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है उद्देश्य, और डबल एंट्री सिस्टम का होता है मतलब दोहरा लेखा प्रणाली या दोहरा लेखा पद्धति। दोहरा लेखा पद्धति का उद्देश्य क्या है, तो हम फिर वही पढ़ेंगे, वित्तीय स्थिति का ज्ञान। वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त कराता है हमें, इतना हमें पता है, फाइनल अकाउंट के द्वारा, ट्रायल बैलेंस के द्वारा, ट्रेडिंग पीरियड के द्वारा। तो इतना तो पता चला कि वित्तीय स्थिति का यह ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा, यह खातों की शुद्धता की जांच कराता है। खातों की शुद्धता की जांच कराता है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि जब आपकी अकाउंट में कहीं भी गड़बड़ी होती है, अमाउंट सेव नहीं आता, तो आप समझ जाते हैं कि कहीं गड़बड़ हुआ है, और आप ट्रायल बैलेंस देखते हैं और ट्रायल बैलेंस के द्वारा आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे अमाउंट गड़बड़ था, यहाँ पे गलती हुई थी। तो इससे आपको पता चलता है। फिर वही बात, लाभ हानि प्राप्त करना। लाभ हानि का ज्ञान वैज्ञानिक अनिवार्यता की पूर्ति करता है। आपके फिर से क्या लिखा है आपको, चलिए लिखवा देते हैं। लाभ हानि का ज्ञान वैज्ञानिक अनिवार्यता लाभ हानि का ज्ञान से समझ रहे होंगे कि डबल एंट्री सिस्टम ही लाभ हानि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये वैज्ञानिक अनिवार्यता की पूर्ति क्या है? देखिए, कंपनी एक्ट कहता है कि हर व्यक्ति का खाता डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसे कंपनी को इलीगल माना जाता है, उस बिजनेस को इलीगल माना जाता है, उसकी जांच में आपको केस हो सकता है। इसलिए आपको डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित खाते बनाना ज़रूरी होता है। तो आपको डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित खाते बनाना चाहिए। तो वैज्ञानिक अनिवार्यता की पूर्ति करता और कोई पूर्ति नहीं कर सकता। आपको इससे भारतीय लेखा पद्धति नहीं काम आ सकती है। आपको काम आएगी तो डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक अनिवार्यता की पूर्ति करता है, छल कपट का रोकथाम करता है और वित्तीय विवरणों का जानकारी देता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाई इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम।
यह डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहा जाता है, इसे डबल एंट्री सिस्टम के नाम से क्यों पुकारा जाता है? वाई इज called double entry system। ठीक है, तो पहला कारण होता है प्रत्येक सौदे या सौदों का दो पक्ष होता है। प्रत्येक सौदे का दो पक्ष होता है। मैंने फिर भी आप एक बार उदाहरण दिया था, राम टू सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो उसमें कितने पक्ष थे? एक प्रत्येक मतलब परचेज और एक था आपका राम, या राम टू सेल्स अकाउंट में एक राम और एक सेल्स, दो पक्ष जरूर होंगे तभी वह डबल एंट्री सिस्टम कहलाएगा, वरना वह सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि प्रत्येक सौदे का दो पक्ष होता है, इसलिए वो डबल हो गया और इसलिए इसे वाई कॉल डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत लाया जाता है, या डबल एंट्री सिस्टम इसको कहा जाता है। दूसरी बात, प्रत्येक खातों का या सौदों का दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। आप यही कहिए दो पक्ष पे पड़ता है या दो खातों पे पड़ता है, बात वही हुई। तो ये डबल एंट्री सिस्टम कहलाने का कारण ही यही रहा है कि दो पक्ष पे पड़ता है, दो खातों पे पड़ता है। अंत में यही आता है कि अगर कोई भी एंट्री पे दो प्रभाव पड़ा, मतलब कोई एंट्री पे अगर राम टू सेल्स अकाउंट, ये मान लीजिए राम अकाउंट, राम टू सेल्स अकाउंट, अगर ये आ गया तो समझिए ये डबल एंट्री सिस्टम है, क्योंकि दो खातों पर प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, एक राम पे एक सेल्स पे। आप एंट्री क्या थी आपके, क्या आपसे कहा गया था? राम को 5,000 का माल बेचा, दो खातों पर प्रभाव पड़ा ना, तो इससे पता चलता है कि डबल एंट्री सिस्टम है और इसीलिए यह डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है, डबल एंट्री सिस्टम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। चलिए बताते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास और डबल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरा लेखा पद्धति। दोहरा लेखा पद्धति का इतिहास क्या है? तो यह इतिहास शुरू होता है 1494 यानी 1494 ईस्वी। 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में ल्यूकास पैसियोली (1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में ल्यूकास पैसियोली, इनका नाम मत भूलिएगा कभी,
ल्यूकास पेसियोली जी ने पहली बार अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित अकाउंटिंग का प्रयोग किया था। और यह जिस बुक में लिखा गया था उसका नाम है कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चरिस। यह बुक कब लिखी गई थी? 1494 पे। और यह एक बीजगणित की बुक थी जिसके पिछले हिस्से में इसका वर्णन किया गया था। किसकी बुक थी? बीजगणित। इस बुक में उसके पिछले हिस्से में इस कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चरिस्ट नामक बुक का में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ल्यूकास पेसियोली जी ने बताया था। अब 1543 ईस्वी में आए हुआग ओल्ड केसर। हुआग ओल्ड केसर जी आए और इन्होंने इसका इंग्लिश में डब्ड किया। यह किस भाषा में था? इटली के में रोमन भाषा में था। इसको इन्होंने इंग्लिश में डब्ड किया और इसे लंदन में प्रकाशित कराया। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश के लंदन में प्रकाशित किया। फिर 1795 में एडवर्ड जोन्स जी आए। एडवर्ड जोन्स और इन्होंने इसका नाम रखा बुक कीपिंग। देखिए ये जो कार्य किए 1543 में हुआग ओल्ड केसर जी, इन्होंने बस जो इन्होंने लिखा था उसका इंग्लिश में उस पेज का प्रकाशित कर दिया डब्ड करके, वो भी कहाँ पे? लंदन इंग्लैंड में। उसके बाद 1795 ईस्वी में एडवर्ड जोन्स जी ने उसको बुक को लिखा इंग्लिश में। किस भाषा में? इंग्लिश में लिखा और उसका नाम रखा बुक कीपिंग। ठीक है, लेकिन चाहे ल्यूकास पेसियोली जी का समय रहा हो चाहे एडवर्ड जोन्स जी का समय रहा हो, इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव तब तक नहीं पड़ा जब तक 1875 ईस्वी के बाद औद्योगिक क्रांति नहीं आ गई। जब औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद से अकाउंटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आज कुछ भी बिजनेस से संबंधित कुछ भी हो वह अकाउंटिंग पे ही निर्धारित है। तो उसका महत्व अब बना है, लेकिन यह बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है। 1494, 1543, 1795 डब्ड किया गया था इसका। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मतलब इसका सिद्धांत क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत क्या है? तो पहला, यह दो पक्ष, इसमें दो पक्ष होते हैं। जो चीज़ पहले से कही जा रही है बस उतना ही लिखना है। दो पक्ष का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। दोनों खातों में लेखा,
मैंने क्या बताया कि राम का अकाउंट हो या सेल्स का अकाउंट हो, परचेज का अकाउंट हो या अभिषेक का अकाउंट हो, किसी का भी अकाउंट हो जिससे जिससे संबंधित जुड़ा है, उन दोनों का लेखा किया जाएगा। ठीक है, जिससे वो संबंधित जुड़ा है उन दोनों का लेखा किया जाएगा और दोनों को विपरीत पक्ष में लेखा किया जाएगा। विपरीत पक्ष में लेखा, दोनों का अलग साइड रहेगा, दोनों का विपरीत पक्ष में लेखा किया जाता है और निश्चित नियम होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके निश्चित नियम होते हैं। जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाता है वही लगभग प्रिंसिपल से बताया जाता है। प्रिंसिपल्स का ही तो वो गुण होता है। तो वही चीज़ जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताई वही यहाँ पे भी बता रहा है। और पांचवी बात, प्रत्येक व्यवहारों का क्रमबद्ध लेखा। प्रत्येक व्यवहार का क्रमबद्ध का मतलब ये होता है कि क्रमबद्ध का मतलब क्रम से लिखना, क्रम वाइज। अब ये बताइए कि कोई एंट्री आप बुक में पहले लाइन में लिखिए फर्स्ट डे की, उसके बाद लिख दीजिए 7 डे की, फिर लिखिए सेकंड, फिर लिखिए 9th डे की, फिर लिखिए 3rd डे। ये तो रूल हो ही नहीं सकता, ये रूल होना भी नहीं चाहिए, समझ में ही नहीं आएगा। पहले आप फर्स्ट डे लिखेंगे, उसके बाद सेकंड डे, फिर 3rd डे, उसके बाद वर्ष के अंतिम दिन तक क्रमबद्ध होता है। यह प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री का सिद्धांत है कि कोई भी लेखा क्रमबद्ध होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से मतलब क्या होता है? अकाउंट मतलब खातों का वर्गीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है? खातों का वर्गीकरण क्या है? देखिए, खातों का वर्गीकरण से मतलब खाते दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, पहले लिखाते हैं हम अकाउंट, ठीक है, इसमें आता है दो खाते आते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल में आपका पर्सनल ही होता है, जो व्यक्ति से जुड़ा होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित। मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे तो कहते हैं कि व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत अव्यक्तिगत दोनों प्रकार के लेखे किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। तो अब ये हो गया अव्यक्तिगत, तो मैंने बताया कि दोनों लेखे किए जाते हैं। और इसमें तो व्यक्तिगत आता है और अव्यक्तिगत में दो खाते होते हैं, एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है। ठीक है, रियल अकाउंट में संपत्ति से संबंधित संपत्तियों से और नॉमिनल में खर्च से संबंधित खर्च व आय, खर्च व आय से संबंधित। इसमें संपत्तियों का लेखा किया जाता है और इसमें खर्च व आय का। तो खाते तीन प्रकार के माने जाते हैं, व्यक्तिगत, संपत्ति और खर्च व आय से, मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आप एक बार देख सकते हैं, पर्सनल में आता है व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट, अकाउंट
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो 3 खाते यहाँ पे आते हैं। अब पढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है, एक होता है मेमोरेंडम, और यानी या मेमोरेंडम या वेस्टेज बुक, वेस्ट बुक। और दूसरा होता है प्रारंभिक लेखों की पुस्तक, प्रिलिमिनरी बुक्स या प्रारंभिक लेखों की पुस्तक। ठीक है, प्रारंभिक लेखों की पुस्तक पे हम पढ़ते हैं सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स, जिसे हम कहते हैं सहायक पुस्तक। देखिए, यहाँ पे वेस्टेज बुक से मतलब ये होता है कि जो आप सामान्य नोट बनाते हैं कि कोई आया और लिख दिया कि सर जी 10,000 का ये सामान दे दीजिए, तो आप तुरंत उसका ज़्यादा एंट्री नहीं करने लगते हैं कि श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप वहाँ पे सीधे लिखे 10,000 का माल शाम को बेचा। तो वो क्या होता है, जिस बुक में लिखा जाता है उसे वेस्टेज बुक लिखते हैं, बोलते हैं। और प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक लेखों की जो पुस्तक होती है, इस पुस्तक में हम क्या करते हैं कि 8 खाते वर्गीकृत करते हैं, 7-8 खातों में। उसमें लिखते हैं कैश बुक, पहला सब्सिडियरी की बता रहे हैं, कैश बुक। ठीक है, दूसरा लिखते हैं परचेज बुक, तीसरा परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवल बुक, जिसे हम BR बुक कहते हैं, और बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ये 7 होते हैं। कैश बुक में कैश से संबंधित लेखे किए जाते हैं। परचेज बुक में जितने भी उधार, परचेज बुक में किसके लिखे कहते हैं, जितने भी उधार लेखे होते हैं, जितना भी उधार क्रय किया जाता है उसके लिखे परचेज बुक में। परचेज रेट में जितने उधार क्रय किए हुए लेखे होते हैं और उसे वापस किया जाता है उसे परचेज रिटर्न में। सेल्स में जितना उधार बिक्री की जाती है उसे सेल्स बुक में। सेल्स रिटर्न में जितना उधार बिक्री वापस आती है सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल में बिल्स पेबल का
बुक बनाता है। बिल रिसीवल से मतलब होता है कि जो भी बिल आप बना के भेजते हैं ये कि 3 महीने बाद आप हमको वापस करिएगा, आपको इतना पैसा दे देंगे, उसके देखें। और बिल पेबल जो आप कर्ज लेते हैं किसी कर्जदार से और उसका जो पर्चा बना रहता है उसे बिल्स पेबल बुक में दिखाया जाता है। तो ये हमारे सहायक बुक्स थे। अब हम पढ़ेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। डबल एंट्री, वेरियस स्टेजेस आर various stages are accounting structure are accounting structure of double entry system। वेरियस स्टेजेस में क्या है? देखिए, पहले हम करेंगे प्रारंभिक लेखों की पुस्तक। लेखों की पुस्तक, इस बुक में क्या आएगा? जर्नल एंट्री जाएंगे, ठीक है, जिसे हम जर्नल बुक्स भी कहते हैं। प्रारंभिक लेखों की पुस्तक से मतलब जर्नल बुक्स। तो जर्नल एंट्री आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेजर आएगा। उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस की बुक आती है, जैसे जांच पड़ताल की बुक। जांच पड़ताल कह सकते हैं, आप समझ में आने के लिए बता रहे हैं कि पुस्तक, ठीक है। तीसरा होता है आपका अंतिम खातों की पुस्तक। और चौथा होता है मूल्यांकन की पुस्तक। ठीक है। प्रारंभिक लिखे मैंने आपको बताया जर्नल लिटरेरी लेजर आते हैं, वेस्टेज बुक जर्नल लिटरेरी लेजर ले सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक लेखक पुस्तक होती है। उसके बाद जांच पड़ताल करने के लिए कि गलत है सही है, कितना अमाउंट कम आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके लिए आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। उसके बाद अंतिम खातों की पुस्तक में आती है आपका ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। इन बुक्स के जानने के बाद संपत्ति बढ़ी या घटी, दायित्व बढ़ा या घटा, लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है, व्यवसाय की स्थिति कैसी है, उसका मूल्यांकन जिस पुस्तक में किया था उसे मूल्यांकन की पुस्तक। तो ये 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस हो गए। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मेरिट्स और डिमेरिट्स में क्या है? आपने प्रिंसिपल पढ़ा, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, विशेषताएं हैं, वही तो आपके लाभ होंगे, वही तो उसके गुण है। जो विशेषता है वही तो गुण है। मैंने आपको जो विशेषताएं बताई हैं वही गुण है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको डीमेरिट्स पढ़नी है। डीमेरिट्स क्या है? वो डीमेरिट्स होता नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है कि डीमेरिट्स कैसे होता है। डीमेरिट्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अत्यधिक व्यय होता है, क्या होता है? अत्यधिक व्यय। छोटा सा आपका बिजनेस है और उसमें आप सीए से जाके अकाउंटिंग करवाने लगेंगे, या सीए से करवाना आवश्यक भी होता है आपके लिए, और उसके खर्च भी अत्यधिक होते हैं।
तो इसमें अत्यधिक व्यय होने लगता है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम सबके लिए आसान नहीं है। तो डबल एंट्री सिस्टम के लिए सीए की आवश्यकता होती है, लेखाकार की आवश्यकता, तो इसके लिए अत्यधिक व्यय लगता है। विशेष गुण वाले व्यक्ति की आवश्यकता जब तक विशेष गुण वाला व्यक्ति जो उसको समझ ना सके, अगर वो नहीं करेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो विशेष गुण वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो विशेष वाले गुण वाले व्यक्ति नहीं होंगे तो फिर अकाउंटिंग करना आसान नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जो आपके सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग हर जगह नहीं हो पाता है। सिद्धांतों का प्रयोग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब दो अलग अलग होता है। तो ऐसे कुछ डिमेरिट्स अकाउंटिंग के होते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे परिभाषित शब्द। ये क्या होता है? जो अकाउंटिंग करते समय जिन शब्दों का यूज किया जाता है उसे हम परिभाषित शब्द कह सकते हैं। और परिभाषित शब्द में आपको कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, उनको हम समझाएंगे कि क्या होते हैं वो परिभाषित शब्द। तो पहले आप ये समझिए, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में आप उदाहरण के रूप में मतलब परिभाषा के रूप में बताएगा कि वे सभी चीज लाभ अथवा हानि के लिए जो किए जाते हैं, लाभ तथा हानि उठाने के लिए और क्रय विक्रय के उद्देश्य से किए गए कार्य को हम बिजनेस में लाते हैं। ठीक है? ऐसा कार्य जिसमें जोखिम तथा लाभ हो उसे हम बिजनेस के अंतर्गत लाते हैं। दूसरी बात, आप पढ़ेंगे प्रोफेसर के बारे में, पेशा क्या है। अक्सर अकाउंटेंट के लिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग करना प्रोफेशन है या एक बिजनेस। तो हम मानते हैं कि वो प्रोफेशन है, क्योंकि अकाउंटिंग वही लोग कर सकते हैं जिसमें विशेष गुण होते हैं। विशेष गुण वाले व्यक्ति लोगों का लिए वो प्रोफेशन होता है। प्रोफेसर कहते हैं जैसे डॉक्टर, जिसपे शारीरिक मेहनत नहीं लगनी चाहिए, मानसिक मेहनत हो। ठीक है? तो अकाउंटेंट जो होता है वह प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल व्यक्ति इसी को कहते हैं जो मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग करे, शरीर का या शारीरिक चीज़ों का नहीं। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं लेन देन, प्रोफेसर को कहते हैं पेशा। आपको एक बार बता देते फिर लिख देते हैं। बिजनेस को कहते हैं व्यवसाय। व्यवसाय, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। लेन देन में क्या है? एक व्यक्ति जो उस वस्तु को देगा और एक व्यक्ति जो उस वस्तु को लेगा। एक व्यक्ति उसी में डेबिट किया जाएगा, वो एक क्रेडिट किया जाएगा। तो वही ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। किसी वस्तु को आदान प्रदान करने की क्रिया को ही हम लेन देन कहते हैं। गुड्स या गुड, गुड को कहते हैं माल।
देखिए, अगर आप किसी भी वस्तु का व्यवसाय करें, जिस वस्तु का आप व्यवसाय करते हैं वो आपके लिए माल होता है, लेकिन अगले व्यक्ति के लिए वह गुड्स होगा। जैसे आप मान लीजिए चावल यानी राइस का बिजनेस करते हैं, तो ये राइस आपके लिए गुड्स है, माल है, लेकिन जो व्यक्ति खरीद रहा है, उपभोक्ता है, उसके लिए यह वस्तु है। तो जो व्यक्ति जिस वस्तु का व्यवसाय करता है वह उसके लिए गुड्स होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपके लिए जो चीज़ आप जिसका व्यवसाय करते हैं वो आपके लिए वस्तु नहीं बल्कि गुड्स है। अब आप पढ़ेंगे परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय। जिस वस्तु का आप किसी व्यक्ति से लेते हैं, जो वस्तु आप किसी व्यक्ति से लेते हैं वह वस्तु आपके लिए, या जो खरीदते हैं या लेते हैं तो उसी को खरीदना कहते हैं। आप किसी वस्तु को आप अपने कुछ धन भुगतान करके जिस वस्तु को लेते हैं उसे आप क्रय कहते हैं, और उसी वस्तु को उस व्यक्ति को अगर वापस कर देते हैं तो उसे आप कहते हैं परचेज रिटर्न। उस वस्तु को वापस कर देते हैं और अपना धन वापस ले लेते हैं तो वह होता है परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न का स्थिति तब आती है जब वह वस्तु आपको समझ में ना आए, उसमें नुकसान हो या उसमें कुछ गड़बड़ी हो जो आपके यूज के लिए उपयुक्त ना हो, तो उसे हम परचेज रिटर्न कर देते हैं या परचेज उस खरीदी हुई चीज़ को वापस कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। परचेज को कहते हैं क्रय और इसे कहते हैं क्रय वापसी। अब आता है आपका सेल्स और सेल्स रिटर्न। जिस किसी वस्तु को देकर आप धन की प्राप्ति करते हैं वह आपके लिए सेल्स होता है, और वही वस्तु अगर जिसने खरीदा है और वह आपको वापस करता है और अपना धन वापस ले लेता है तो उसे आप कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब हम पढ़ेंगे वाउचर के बारे में। जब कोई चीज़ आप परचेज करते हैं या जब कोई चीज़ आप सेल करते हैं तो आप एक कागज़ पे उसके बारे में लिखते हैं कि मैंने यह चीज़ 700 रुपये की है, ये वस्तु 700 रुपये की है, इसका भुगतान हो गया है। तो ये जो चीज़ आपको सेल करने वाला व्यक्ति देता है तो उसे ही हम कहते हैं वाउचर, और इसी का वो एक प्रिंटिंग रखता है इसी चीज़ का, वो भी उसके लिए वाउचर होता है। तो सेल्स रिटर्न और मतलब वाउचर यही होता है, ठीक है। वाउचर के बाद हम पढ़ेंगे टर्न ओवर के बारे में। टर्न ओवर पूरे वर्ष में आप जितना भी वस्तु बेचते हैं उसे आप, जिससे आपकी धन की प्राप्ति यदि होती है, वो आपके लिए टर्न ओवर कहलाता है। जैसे मान लीजिए पूरे वर्ष में आपने 10 लाख रुपए का माल बेचा, 10 लाख रुपए का माल बेचा, तो ये आपके लिए टर्न ओवर है। और उसी रिवेन्यू में से एक्सपेंस घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट होता है, वो आगे आपको बताएंगे। टर्न ओवर के बाद आपका आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जब किसी वस्तु को बेचने के लिए आप ग्राहक को बुलाते हैं और उसको उस पर छूट प्रदान करते हैं,
कि ले जाइए 10,000 की चीज़ है, हम आपको 9500 रुपये दे रहे हैं, तो वही चीज़ छूट कहलाती है। किसी वस्तु को बेचने के लिए आप जितने नुकसान को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, या जितना धन उसमें कम करने के तैयार हो जाते हैं मूलधन में से, फिक्स प्राइस में से, वही आपका डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वस्तु के मूल्य पे दिया जाता है, वस्तु को बेचने के लिए दिया जाता है कि वस्तु हमारी अधिक से अधिक बिक सके। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, जो उधार उपभोक्ता होते हैं, जो उधार परचेजर होते हैं और आपकी वस्तु को खरीदते हैं लेकिन उसका धन अभी नहीं दिए रहते हैं, कैश नहीं पेड किए रहते हैं, तो वो जल्दी कैश पेड करे उसके लिए आप कैश डिस्काउंट देते हैं। तो कैश प्राप्ति के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट, और वस्तु को बेचने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब कैश डिस्काउंट के बाद आप आपको पढ़ लेते हैं कैपिटल डिस्काउंट के बाद। जो व्यवसाय में आप पूंजी लगाते हैं या जो व्यवसाय में आप जितना धन लगाते हैं उसे स्टार्ट करने के लिए, वो आपका कहलाता है कैपिटल। मान लीजिए आपने 8,000 रुपया या 80,000 रुपया, मान लीजिए 80,000 रुपया लगाया, अपना अमाउंट कैश लगा दिया आपने, 20,000 का फर्नीचर खरीदा और 50,000 रुपये का आपने गुड्स खरीदा, तो वो ये जो 1,50,000 होता है, ये आपका होता है कैपिटल। ठीक है। इसी को हम कैपिटल कहते हैं, टोटल जोड़ा जाता है और उसे कैपिटल कहते हैं। जो आप धन व्यवसाय में लगाते हैं, चाहे वो कैश के रूप में हो चाहे एसेट के रूप में हो, वो आपका कहलाता है कैपिटल। कैपिटल के बाद आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ये क्या होता है कि व्यवसाय से कुछ धन आप आवश्यकता पड़ने पर निकाल लेते हैं, या कुछ वस्तु आप जो आपके उपभोग के लिए हो जाती है और आप उसे निकाल लेते हैं, तो वो होता है आपका ड्राइंग्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आहरण। ठीक है। तो ये होगा आपका ड्राइंग्स हो गया। इसके बाद आ जाता है स्टॉक। जिसमें हम देखते हैं लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक। लाइव स्टॉक से मतलब होगा कि जो वस्तु आप ले, लाइव स्टॉक में आप देखे होंगे कि किसी भट्ठे पर, भट्ठा मतलब होता है जहाँ पे ईंटें बनाए जाते हैं, वहाँ पे खच्चर होते हैं जो मिट्टी को ढोते हैं, ईंटें को ढोते हैं, यहाँ से वहाँ तक ले जाते हैं, कोयले को ढोते हैं। तो वो लाइव स्टॉक हमारे लिए थी, कि उसको भी हम खरीदे रहते हैं अपने व्यवसाय में प्रयोग के लिए। और डेड स्टॉक वह होता है, जैसे आप जो सामान खरीदे हैं, वो जो ईंटा बन जाता है, वो आपके लिए हो जाता है डेड स्टॉक। मृत रहतिया और जीवित रहतिया स्टॉक भी आते हैं। और कुछ चीज़ होते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ स्टॉक जो अभी बना नहीं है, मटेरियल के रूप में भी पड़ा है। और एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और एक होता है बना हुआ, मेड, निर्मित माल। ठीक है। तो ये स्टॉक के अंतर्गत आता है। स्टॉक के बाद हम पढ़ लेते हैं एसेट्स के बारे में। जो आपकी संपत्ति होती है, एसेट्स फिक्स भी होती है, ठीक है, और वेरिएबल भी होती है, फिक्टिटियस भी होती है। उसके बारे में अगली क्लास में आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके लिए ज़्यादा ब्यौरा देना पड़ेगा, ज़्यादा वर्णन करना पड़ेगा, तो अभी वो चीज़ें नहीं बताई जाएगी, अगली क्लास में आपको बताया जाएगी। इसके बाद आता है आपकी लायबिलिटी। दायित्व।
दायित्व भी दो प्रकार का होता है, फिक्स दायित्व और वेरिएबल। वेरिएबल में होता है जो 1 वर्ष के अंतर का अंत में हो या 1 वर्ष से ज़्यादा ना हो, और 1 वर्ष से ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो फिक्स होते हैं, और जो साधारण लोन होते हैं जो 1 वर्ष के अंतर दे दिए जाते हैं, भुगतान कर दिए जाते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो आपका स्टॉक के बाद हो गया, लायबिलिटी के बाद हो गया रिवेन्यू। पढ़ लीजिए, जो आप सेल करते हैं जितनी वस्तु, उसमें जो उसका मूल्य होना चाहिए, ठीक है, प्राइस जो होनी चाहिए, उस प्राइस से जितना भी अधिक आप बेचते हैं, यानी जो एक प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस अगर जोड़ दिया जाए तो रिवेन्यू हो जाता है, और रिवेन्यू में से प्रॉफिट घटा दिया तो एक्सपेंस निकल जाता है, और रिवेन्यू में से एक्सपेंस घटा दिया जाए तो वो प्रॉफिट आ जाता है। तो यही चीज़ होती है प्रॉफिट, रिवेन्यू, एक्सपेंस, आपको एक ही साथ समझा दिया गया, ठीक है। एंट्री आप पढ़ ही चुके हैं, इन्वेस्टमेंट आपको बता देते हैं। चलिए इन्वेस्टमेंट बता देते हैं। इन्वेस्टमेंट बता विनियोजन, कितना आप इन्वेस्ट करते हैं। हमको मुख्य बता रहा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो कर्ज लेके भुगतान करने में असमर्थ हो, वह या वह व्यवसायी जो कर्ज ले लेता है किसी से और उसका भुगतान नहीं कर पाता है, उसे हम दिवालिया या इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट को क्या कहता है? दिवालिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स पे क्या होता है? अशुद्ध ऋण। ऐसा ऋण जैसे कि आपसे कोई चीज़ क्रय करता है और वो भी उधार क्रय करता है और वह इंसॉल्वेंट बन गया, अब तो आपको वो पैसा दे नहीं सकता, तो वो जो धन आपको अब प्राप्त नहीं होने वाला है वह बैड डेब्ट्स कहलाता है। इसके बाद आपका आता है कमीशन। कमीशन में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू बताया कि कमीशन के बारे में, तो कमीशन में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आया और किसी व्यक्ति को लेके आपके व्यापार में आता है और कहता है कि भैया आप यहाँ से सामान खरीदिए, अच्छी चीज़ मिलती है, और वो आपसे 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख किसी भी वस्तु को खरीदता है। तो जो बिजनेसमैन होता है कहता है आप मेरे व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको मैं इस प्रॉफिट से कुछ धन दूंगा। तो उसको जो धन परसेंटेज भी आपको मिलता है, चाहे 2% या 5%, उसे हम कहते हैं कमीशन, ठीक है। अब कमीशन के बाद आप अगली क्लास में पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6306545885। मेरा नाम है विनीत मिश्रा। संपर्क करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करें। धन्यवाद।